हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम अभी अध्याय 7 वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण पाठ पढ़ रहे हैं। तो हमने कल वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल और आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे देखते हैं। क्रियाकलाप है अपने जिले, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करनी है और सारणी 7.1 में हमको भरनी है। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के रेखा चित्रों में भी हमें दर्शाना है कि ये प्रदेश कहाँ पर आए हुए हैं, जो हम बाद में कर लेंगे। अभी हम जैवमंडल आरक्षण के बारे में देखते हैं। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से मतलब तरह तरह के जीव रहते हैं, उनकी विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जैसे किसी विशेष क्षेत्र में कुछ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं होते, तो उनका संरक्षण करना हमारा धर्म बन जाता है। जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, तो वो भी कहीं और पर नहीं पाई जाती। जैसे आपको पता होगा, ज्ञात होना चाहिए कि हमारे देश में शेर जो है, एशियाई शेर जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे एशिया में सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिरनार में ही देखने को मिलते हैं और कहीं पर नहीं। अगर हमारे पास ऐसे जीव हैं जो कहीं और नहीं मिलते, एशियाई शेर की बात करें, अफ्रीकन की नहीं, तो हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम उनका संरक्षण करें और उनका संवर्धन भी करें। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे बाघ के लिए जो संरक्षित क्षेत्र है तो वो भरतपुर है, फिर हमारा सुंदरवन है, तो कहीं और पर भी बाघ रखे जा सकते हैं। मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। ठीक है, एक ही जगह पर 2 अभयारण्य हैं। कौन सा वाला? पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो सातपुड़ा में आया हुआ है, और सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नीमघन, पंचमढ़ी अभयारण्य, पीपरिया को पूरा पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का पूरा नक्शा है। देखिए कितना बड़ा है। आगे देखते हैं। आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए। इन्हें कैसे रोका जा सकता है? अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए तथा इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगर आपके गांव के आसपास कोई आरक्षित एरिया है और कोई उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है या मनुष्य की कोई गतिविधि उन्हें नुकसान पहुंचा रही है, तो आप उस पर एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, उस पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो और वो रिपोर्ट आप मुझे दिखा सकते हो। आप सब लोग दूर दूर से आए हुए हैं, हम सब दूर दूर से बिलोंग रखते हैं, मतलब अलग अलग राज्यों में भी रहते हैं, और वहाँ से यहाँ पर सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोग, आपके गांव के आसपास ज़रूर कुछ न कुछ होगा,
तो आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब 7.5 देखिए, पेड़ पौधे एवं जंतु के बारे में हम देखेंगे। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। बच्चों को हरियाली पसंद आई जंगल की, है ना। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्ष एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। यहाँ देखिए कौन कौन से वन्य प्राणी हैं। ये जंगली कुत्ता है, ये हिरन है, चीतल उसको बोलते हैं, ये तेंदुआ है, ये क्या है, ये जामुन का पेड़ है, ये फर्न का पेड़ है, और ये जो है वो भेड़िया है। पहेली ने अचानक ही खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। सभी प्राणियाँ सभी जगह पर नहीं पाए जाते, कुछ उनके क्षेत्र विशेष होते हैं और वो वहीं पर पाए जाते हैं। वनस्पति का भी ऐसा ही है। तो उस क्षेत्र की वनस्पति जात एवं जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं, उन्हें वहाँ के प्राणी जात कहलाते हैं। साल है, सागौन है, आम है, जामुन है, सिल्वर फर्न जिसको राजहंस भी कहते हैं, अर्जुन इत्यादि, अर्जुन छाल जिसकी काम आता है ना आयुर्वेदिक में, औषधि में, वो इत्यादि वनस्पति जात हैं। साग, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात है तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है। आपको पूछा जाए अगर कसौटी में, परीक्षा में कि प्राणी जात के नाम लिखिए जो पंचमढ़ी सिल्वर पार्क में पाए जाते हैं, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वहाँ पर चिंकारा है, नील गाय है, बार्किंग हिरन है, चीतल है, तेंदुआ है, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि प्राणी जात पाए जाते हैं। और ये वृक्ष के भी ऐसे है वनस्पति जात, साग, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि, इनके नाम भी आपको लिखने पड़ेंगे। क्रियाकलाप 7.5 है, अपने स्थानिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। आपको पता है मुझे बहुत शौक है बचपन से। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी पेड़ पौधे भी दिखाया करती हूँ कि ये बोलो पहचानो ये क्या है, ये क्या है। ज़्यादातर पेड़ पौधे जो है मैं उसको पहचान लेती हूँ। मैंने अपने फ़ोन में एक ऐप भी रखा हुआ है कि अगर मैं किसी पेड़ पौधे को ना पहचान पाऊँ तो उसकी फ़ोटो मैं पाड़ कर फिर उनका नाम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा किया है? करना चाहिए। हर कोई नई चीज़ उनको समझने का और उनके बारे में पता करने की आप में तलब होनी चाहिए। इसी से हमारा बुद्धि क्षेत्र का विकास होता है। हमने क्रियाकलाप 7.5 देखे, अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। 7.6 विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। कई विशेष क्षेत्र में वहाँ की क्षेत्रीय प्रजाति वनस्पति जात पाई जाती है। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। विशालकाय गिलहरी, इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। हमारे यहाँ जो हम लोग नॉर्मली गिलहरी देखते हैं वो छोटी सी होती है, लेकिन जंगल में बड़ी वाली गिलहरी पाई जाती है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। स्पीसीज कहीं और नहीं देखने को मिलती, वो यहाँ की क्षेत्रीय स्पीसीज है, मतलब कि इस प्रदेश में ही यह गिलहरी देखने को मिलती है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज
जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में कि पौधे एवं जंतुओं की एक विशेष स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती जब तक कि हम लोग उन्हें ले ना जाए यहाँ से। ठीक है, मतलब किसी प्राकृतिक रूप से तो नहीं पाई जाती। ये किसी अन्य क्षेत्र में किसी भी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकती है। जैसे शेर हमारा है, जैसे बंगाल टाइगर भी हमारा है, एशियाई हाथी वो तो बहुत सारे देश में पाए जाते हैं, लेकिन बंगाल टाइगर जो है और जो शेर है जो गिर में रहता है वो हमारा विशेष क्षेत्रीय है। ये हमेशा याद रखना। आगे देखते हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया है। साग और साल और ये है जंगली आम का पेड़, ये विशेष क्षेत्रीय पेड़ है। ठीक है, साग नहीं साल के बारे में बात की है। भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। उड़ने वाली गिलहरी मतलब उसके कोई पंख नहीं है लेकिन वो अपने पंजे इस तरफ फैला देती है कि वो थोड़ी देर तक उड़ सकती है हवा में। ठीक है, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने और बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है। जनसंख्या के बढ़ने से मतलब हमारी जो जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और जिससे के कारण हमारा जंगलों में दखल भी बढ़ रहा है और जो कोई नई स्पीशीज़ आ जाती है, जैसे कोई नया ऐसा प्राणी जो बाहर से आया हुआ हो जंगल में प्रविष्ट कर जाता है और जो मांसाहारी हो या शिकारी हो तो वो ऐसे गिलहरियों को नुकसान पहुंचा सकता है, उनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। स्पीशीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनसक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती। एक जाति जो होती है वो अपने जाति वालों के साथ ही संबंध बनाते हैं और संतान पैदा करते हैं, इसलिए उनकी जो लक्षण होते हैं वो सामान्यतः एक ही जाति के पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्रियाकलाप 7.6। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधों और जंतुओं का पता लगाइए। तो ये आपका काम है, आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ का आप पता लगाइए, बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।